सज्जाद भाई लाइबा के पास थे। माँ जी शहवार के पास आ गई थी। शाहजेब साहिब से सारी बात सुनकर वो रो दी थी। उस बदबख्त ने किस कदर बड़ा नुकसान पहुंचाया है हमारे बच्चों को। वो शिद्दत से रो दी थी। वो मर चुका है, अब उसका जिक्र मत करें। अल्लाह ने हमारी बच्ची की जिंदगी बचा ली है, हमारे लिए बस यही काफी है। शाहजेब साहिब ने बेगम को दिलासा दिया था। वो आंखें साफ करती कमरे में चली गई थी। शहवार सो रही थी। डॉक्टर्स ने उसे सुकून बख्श इंजेक्शन लगा दिया। वो खुद पर बीतने वाली उस उफ्ताद से बेखबर थी। मेहरुन्निसा ने बहुत ज़ब्त से शहवार के वजूद को देखा। उसका वजूद भरा भरा और इस वक्त किस कदर खाली था। उनका अपना कलेजा मुंह को आता महसूस हुआ तो उन्होंने दुपट्टा मुंह पर रख लिया। शहवार को जब इल्म होगा तो ना जाने दुख की क्या कैफियत होगी। और मुस्तफा वो भी मौजूद ना था, ना जाने कहाँ चला गया था। वो समझ सकती थी कि इस वक्त मुस्तफा दुख की किस कैफियत में होगा। उन्होंने अपनी आंखों को साफ करते शहवार की झुककर पेशानी चूमी थी और फिर उनकी आंखें नम होने लगी। जिया बच्चों को लेकर वापस आया तो देखकर ठिठक गया था। घर आग के शोलों की नजर था। वो देखकर साकत हुआ, साथ ही उसके दिल की धड़कन एकदम रुकी थी। रोशी सोच चुकी थी, वो उसके कंधे से लगी हुई थी और ईसा जिया की उंगली थामे चल रहा था। जिया को घर से निकले सिर्फ 1 घंटा हुआ था और इतना कुछ हो चुका था कि ईसा आग को देखकर रोने लग गया था। जिया ने और दूर घरों में मौजूद चंद एक मकीनों को जगाया था, लेकिन सब बेकार था। आग की शिद्दत बहुत तेज थी, वो किसी भी तरह काबू में नहीं आ रही थी। अब इक्का दुक्का लोग भी जमा होना शुरू हो गए थे। जो जो वक्त गुजर रहा था सफेदी फैल रही थी। फायर ब्रिगेडियर वाले आग बुझा रहे थे और फिर जब आग बुझी तो घर तबाह हो चुका था। मेरी अफशा अंदर थी। जिया अंदर जाना चाहता था, लेकिन पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने नहीं दे रही थी। और फिर घर की बाकियात में से एक खातून और बच्चियों के साथ एक लड़के की मसक शुदा जली हुई लाश बरामद हुई थी। एक बच्ची आयशा की उम्र की थी और एक रोशी और बच्चा ईसा की उम्र का था, जबकि औरत अफशा की उम्र की थी। इन बच्चों और औरत को देखकर जिया साकत हो गया था। अगर ये औरत अफशा थी और नन्ही बच्ची आयशा थी तो बाकी बच्चे कौन थे? चारों लाशें इस कदर जल चुकी थी कि उनकी पहचान मुमकिन ही ना थी। इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वो सारा दिन बीत चुका था। इलाके में खौफो हरास फैला हुआ था। जिया अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ गया था। दोनों बच्चे वहीं लोग संभाल रहे थे। खाला बी का कोई अता पता ना था। उसने अमेरिका इतला कर दी थी। सबूही और वकार का बुरा हाल था और फिर दिन पर दिन गुजरते रहे। जिया की फ्लाइट की तारीख गुजर गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अजीब सी थी, जिससे कुछ भी अंदाजा ना हो सका। बस इस बात का इल्म हुआ था कि सबको बांध कर तेल छिड़क कर आग लगाई गई थी। लाशें इस काबिल ना थी कि उनको बहुत दिन तक रखा जाता और जल्द उनको दफना दिया गया। जिया को पुलिस ने सिर्फ तसल्ली दी और फाइल बंद हो गई। वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहा और कहीं कोई सुराग ना मिला। दूसरी तरफ अमेरिका में जिसके पास सिकंदर की कुछ दुकानें थी, वो शख्स हेर फेर कर रहा था। वकार का उससे झगड़ा हुआ तो उसने वकार को अंदर करवा दिया था। सबूही का दियारे गैर में था ही कौन? उसकी बुरी हालत थी, बच्चों का साथ और गैर मुल्क। वो बिल्कुल बेबस थी। मजबूरन जिया को वापस जाना पड़ा। वो ईसा को यहाँ तन्हा नहीं छोड़ सकता था। उसने ईसा के कागजात तैयार कराए और पहली बार उसने एक गैर कानूनी काम किया था। उसने ईसा का नाम बदल कर उसको अपना बेटा शो करते जाली कागजात बनवाए थे और फिर ईसा और रोशी को लेकर अफशा के बगैर ही उसे वापस अमेरिका जाना पड़ा था। कानूनी चाराजोई के बाद वकार तो बाहर आ गया, लेकिन जिया उस आदमी से फिर झगड़ा हो गया था और इस बार झगड़ा बहुत शदीद नौयत का था। जवाबन गोली चली और जिया से वो आदमी शदीद जख्मी हुआ था। लोग उसे हॉस्पिटल ले गए और जिया भाग गया। जाते जाते वो वकार को नए ठिकाने का बता दिया था।
सबूही और वकार को भी वो जगह बहालत मजबूरी उसी वक्त छोड़ना पड़ी थी। वो चारों बच्चों को लेकर ज़िया की बनाई गई जगह पर पहुंच गए। वो सब बिल्कुल खाली हाथ थे। वहां कुछ अरसा रहे थे और फिर इन लोगों ने खामोशी से वो शहर छोड़ दिया और फिर वहां जिंदगी एक नए अंदाज में शुरू हो गई थी, जिसमें अनथक मेहनत और जद्दोजहद शामिल थी। सब कुछ दोबारा हासिल करने के लिए एक लंबा चौड़ा सफर तय किया था। वो लोग अपने अपने कमरों में थे। काशफा आज शाम के बाद जब घर आई तो उसकी हालत बड़ी अजीब सी थी। वो कमरे में चली गई थी और फिर कमरे की चीजें तोड़ने लगी। शोर सुनकर वो दोनों कमरों से निकली थी। मोम कमरे की हालत देखकर हैरान हुई थी। ये क्या कर रही हो तुम? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस ब्लेडी ने मेरे साथ धोखा किया है, वो चीख रही थी। जो चीज हाथ लगती फेंकती जा रही थी। आदिला भी वहां आ गई थी। किसने धोखा दिया? उस ब्लडी अना ने। उसने सब कुछ वलीद को बता दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे शूट कर दूंगी। आई विल किल हर। वो चीख रही थी। आदिला ने नासमझी से माँ को देखा था। आरामो सुकून से बैठो। अच्छा लो ये पानी पियो। मोम ने उसे संभालना चाहा था। गिलास में पानी डाल कर दिया। उसने हाथ मारकर गिलास तोड़ दिया था। वो नफरत करता है मुझसे। उसने पब्लिक के सामने मेरी इंसल्ट की, मुझे थप्पड़ मारा। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। वो डिप्रेशन की आखिरी हद पर थी। आदिला ने उसे देखा और फिर बेड के पास आकर उसने दराजे खंगाली थी। काशफा इस वक्त ड्रिंक किए हुए थी। उसे कुछ भी समझाना बेसूद था। आदिला ने दराज में कुछ पील्स निकाली थी और कमरे से निकल गई थी। दोबारा वो गिलास में पानी लिए अंदर आई थी। काशफा जमीन पर बैठी हुई थी और मोम उसे समझा रही थी और वो मुसलसल सर नफी में हिला रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। ये पिल्स ले लो, आदिला ने सख्ती से कहा। काशफा ने बहन को घूरा और उसे धकेलने की कोशिश की थी। आदिला ने उसके पास बैठकर जबरदस्ती उसके मुंह में पिल्स डालकर उसके मुंह से गिलास लगा दिया था। कुछ पानी उसने पिया था और कुछ उसके कपड़ों पर गिरा था। कुछ देर बाद वो पुरसुकून थी। उसे नींद आना शुरू हो गई थी। वो सो गई तो दोनों उसे बिस्तर पर लटाकर कमरे से निकल आई थी। काशफा का ये पागलपन और जुनूनियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, आदिला ने तशवीश से कहा था। मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं ये भी अयाज की रविश पर ना चलने लग जाए। ना जाने वो कहाँ है। कई दिन हो गए हैं, उसकी कोई खैर खबर नहीं। और तुम्हारे डैड हैं, वो भी ना जाने कहाँ हैं। कोई राब्ता नहीं, कोई इतला नहीं। आदिला ने खामोशी से माँ को देखा था। अब्दुल कयूम मुल्क से बाहर भाग चुका था और अयाज न जाने कहाँ ठिकाना बनाए हुए था और अब्दुल कयूम ने बाहर जाने के बाद कोई राब्ता नहीं रखा था। जब दौलत नाजायज जराए से कमाई जाए तो उसके यही नताइज निकलते हैं जो आज ये पूरा खानदान भुगत रहा था। आदिला मोम के पास बैठकर उनकी दिलजोई कर रही थी जब उनके घर का फोन बजा था। उसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से जो बताया गया था वो सुनते ही आदिला के ओसान खता हो गए। उसके हाथ से रिसीवर छूट गया था। मोम, वो चीखने लग गई थी। मोम, अयाज, अयाज। अल्फाज उसके होंठों से अदा नहीं हो रहे थे। क्या हुआ अयाज को? वो घबरा गई थी। मोम, अयाज पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। अयाज के दोस्त की कॉल थी। उसे भी किसी ने अभी इतला दी थी। वो बताकर चीख चीख कर रोने लग गई और मोम वो बेहिस्सो हरकत आदिला को देखे जा रही थी। उनकी कैफियत ऐसी थी कि जैसे इस खबर ने उनको बहुत ज्यादा शौक पहुंचाया हो। आदिला शिद्दत से रो रही थी और मोम बेयकीन निगाहों से कुछ देख रही थी। तभी घबराया हुआ परेशान सा चौकीदार फौरन अंदर दाखिल हुआ था। बेगम साहिबा, बाहर पुलिस आई है। सारे घर को घेरे में ले रखा है और अंदर दाखिल होना चाहती है। ये दूसरा झटका था। रोती हुई आदिला ने हैरानी से उसे देखा था। चौकीदार ने एक दो पल आदिला और बेगम साहिबा के हुक्म का इंतजार किया था। दोनों गुमसुम थी। आदिला को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और फिर कुछ देर पुलिस की नफरी उनके घर में दाखिल हो रही थी। इन माँ बेटी को लेडी पुलिस ने एक तरफ बैठा लिया था और खुद कमरों में तलाशी लेने लगे। एक कमरे से नींद में झोलती काशफा को भी दो लेडी पुलिस कांस्टेबल पकड़कर बाहर ले आई थी।
जिनको काशफा गाली गलौज के साथ मगलजात बक रही थी। काशफा को लाकर उन्होंने उसकी माँ के साथ सोफे पर बैठा दिया था। उनके घर में हर कमरे में हर जगह पुलिस के आदमी दंदनाते फिर रहे थे और आदला थी कि हैरत से आंखों में नमी लिए उनको देख रही थी। मुस्तफा ताबिंदा को अपने सामने देखकर जब्त से होंठ दांत तले दबा गया था और ताबिंदा भी, उनकी तो वो हालत थी कि काटूं तो बदन में लहू नहीं। मुस्तफा, तुम? उन्होंने सहारे के लिए दरवाजे का पट थामा था। हाँ, मैं। मुस्तफा का अंदाज तंजिया था। कुछ देर बाद मुस्तफा ताबिंदा भी के साथ उनके घर के एक कमरे में मौजूद था। घर पुरानी तर्ज का था। चंद कमरे थे, लकड़ी की छतें और बोसीदा दीवारें थी। इस वक्त किसी भी सवाल जवाब का मेरे पास कोई वक्त नहीं। ताबिंदा भी मुस्तफा के सामने मुजरमों के अंदाज में बैठी हुई थी, जबकि मुस्तफा का अंदाज बेलचक था। शहवार की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, आपको मेरे साथ अभी चलना होगा, दो टोक लहजे में कहा था। ताबिंदा ने अजहद परेशानी से मुस्तफा की सूरत देखी थी। क्या हुआ शहवार को? उन्होंने बेताबी से पूछा था। मेरे साथ चलिए, आपको खुद इल्म हो जाएगा, मुस्तफा बेलचक अंदाज में कहकर खड़ा हो गया था। जवाबन ताबिंदा भी को भी खड़ा होना पड़ा था। उन्होंने कुछ कहना चाहा, फिर लब भींच लिए। मैं आती हूँ, वो नम लहजे में कहकर चली गई थी और कुछ देर बाद लिबास बदलकर चादर और पर्स लेकर लौटी थी। साजिदा और बच्चे हैरत से सब देख रहे थे। ताबिंदा खाला भी के पास गई थी, उन्हें तसल्ली दी थी कि वो जल्द आ जाएंगी। वो कुछ देर के लिए शहवार के पास जा रही हैं। इन सब को तसल्ली दिलासे देकर वो मुस्तफा के साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी थी। मुस्तफा बहुत संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। उसने एक दो बार किसी से फोन पर बात की थी। हाँ अमजद, क्या पोजीशन है? तुम लोग घर को हिरासत में रखो, अब्दुल कयूम को वापस लाने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इन तीनों खवातीन पर कड़ी निगाह रखनी है, घर से बाहर नहीं निकलने देना। कॉल बंद करके वो फिर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ताबिंदा भी गाहे बगाहे मुस्तफ़ा के स्पॉट तासुरात देख रही थी। उनके अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि वो मुस्तफ़ा को मुखातिब कर पाती। वो कुछ देर यूं ही उलझन और कशमकश में बैठी रही थी और फिर उन्होंने एक गहरा सांस खारिज करते सीट से सर टकाकर आंखें बंद कर ली थी। उनकी आंखों से नमी गालों पर बहने लगी तो मुस्तफा ने संजीदगी से उन्हें देखा था। उसने कुछ कहना चाहा, फिर लब भींच लिए थे। काफी देर बाद मुस्तफा ने गाड़ी हॉस्पिटल के अहाते में रोकी तो ताबिंदा ने आंखें खोली थी। मुस्तफा ने देखा उनकी आंखें बेहद सुर्ख थी। माजी से हाल तक का सफर तय करते करते सारी सुर्खी जैसे उनकी आंखों में सिमट आई थी। काश वो बता सकती कि उन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त किया था, क्या कुछ सहा था। वो खामोशी से उतरी थी। मुस्तफा गाड़ी पार्क करके उनके साथ चलता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा था। काफी बड़ा हॉस्पिटल था। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते वो जब रूम में दाखिल हुए तो वहां मौजूद लोगों को देखकर ताबिंदा एकदम साकत हो गई थी। वो सब भी उनको देखकर चौंक गए थे। ताबिंदा, मेहरुन्निसा बेगम पुकारी थी। वो उठकर ताबिंदा की तरफ आई थी। उन्होंने ताबिंदा भी को गले लगाया था और ताबिंदा भी उनके गले लगकर यूं रोई थी कि गोया बरसों से बिछड़ा कोई किसी अपने से मिलकर रोता हो। अब्बास और शाहजेब भी वहीं थे। वो सभी हैरत ज़दा थे। ये एकदम अचानक मुस्तफ़ा के हमरा ताबिंदा कहाँ से आ गई थी? क्या हुआ मेरी बच्ची को? ताबिंदा ने मेहरुन्निसा बेगम से जुदा होकर उनको देखा। वो नजरें झुका गई थी। ताबिंदा भी अब्बास के कंधे पर हाथ रखे शाहजेब को सलाम करते शहवार की तरफ बढ़ी थी। वो अभी भी इंजेक्शन के जेरे असर थी। शहवार, उन्होंने मोहब्बत से शहवार के चेहरे पर हाथ रखा था। डॉक्टर कह रहे थे कि उसे सुबह तक होश आएगा। उन्होंने सवालिया नजरों से मुस्तफ़ा फिर मेहरुन्निसा बेगम को देखा तो उन्होंने बताया था। शाहजेब साहिब अब्बास और मुस्तफ़ा को लेकर कमरे से निकल गए थे। ताबिंदा बी ने फिर मेहरुन्निसा से पूछा था। जवाबन उन्होंने सारी कहानी कह सुनाई थी। शहवार का मिसकैरेज हुआ था। इतना बड़ा सदमा था। ताबिंदा बी का दिल गम से फटने लगा। उन्होंने बहुत मोहब्बत और तवज्जो से शहवार को पाला था, कभी कोई तकलीफ ना आने दी थी और अब जब ये खुशी मिल रही थी तो कैसे वो खुशी उससे दूर हो गई थी। वो रात
ان سب کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ ماں جی نے عائشہ اور صبا کو کال کر دی تھی۔ اگلی صبح دونوں بہنیں آ گئی تھی۔ عائشہ تو ادھر ہی رہی تھی جبکہ صبا لائبہ کے پاس چلی گئی تھی۔ صبح کے وقت شہوار کی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ تابندہ کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ امی، تابندہ بی نے اس کے ہاتھ کو محبت سے چوم لیا تھا۔ شہوار حیرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں کوئی اور خیال، کوئی تصور نہ تھا۔ امی، آپ؟ ہاں میری جان، میں ہوں۔ وہ پھر رو رہی تھی اور پہلی بار شہوار کے ذہن کو کچھ کلک ہوا تھا۔ اس نے چونک کر اطراف میں دیکھا۔ کمرے میں مہر النساء بیگم بھی تھی، لیکن کمرہ کوئی اور تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں کوئی جھماکا ہوا تھا۔ لائبہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ وہ کلینک میں تھی جب ایاز اس کے ساتھی اچانک وہاں آ دھمکے تھے۔ انہوں نے اس کو دبوچ لیا تھا اور اسے زبردستی ساتھ لے گئے تھے۔ اس نے مزاحمت کرنا چاہی تھی، لیکن ایاز نے اسے بے ہوش کر دیا تھا، اور پھر جب اسے ہوش آیا تھا تب وہ ایاز کے پاس تھی۔ ایاز نے اسے درندوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا تھا اور درد سے نڈھال ہوتے وہ زمین پر گری تھی۔ اس کے اندر اٹھنے والے درد نے اسے بہت جلد حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ شہوار چونکی تھی۔ اس نے اطراف میں دیکھا اور پھر خود پر جھکی تابندہ کو۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ تابندہ بی نے نگاہ چرا کر مہر النساء کو دیکھا۔ وہ بھی فوراً قریب آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس تمہاری طبیعت کچھ خراب تھی تو ہاسپٹل لے آئے تھے۔ مہر النساء بیگم نے اسے ٹالنا چاہا، لیکن شہوار کے چہرے کی کیفیت نہ بدلی تھی۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کرنا چاہی تو مہر النساء بیگم نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ٹینشن نہ لو۔ شہوار نے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایاز کے ٹھکانے پر مصطفیٰ نے ریڈ کیا تھا۔ ایاز مارا گیا ہے، اب سب ٹھیک ہے، مہر النساء بیگم نے بتایا تو شہوار کے چہرے کی کیفیت بدلی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ وہ کچھ محسوس کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ پھر ایک دم اس کے چہرے کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ دیکھو تابندہ بھی اب آ گئی ہے، یہ اب کہیں نہیں جائے گی۔ اس بدلتی کیفیت کو دیکھتے مہر النساء بیگم نے کہا تھا۔ ساتھ تابندہ بوا کو دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ شہوار ہر چیز سے بے نیاز ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ مہر النساء بیگم اور تابندہ بی کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ میں مصطفیٰ کو بھیجتی ہوں، مہر النساء بیگم نے گھبرا کر کہا، اور پھر وہ باہر چلی گئی تھی۔ تابندہ بھی شہوار کو سنبھال رہی تھی، لیکن شہوار کا رونا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد مصطفیٰ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تابندہ بھی مصطفیٰ کو آتے دیکھ کر خود کمرے سے نکل گئی تھی۔ شہوار؟ مصطفیٰ نے شہوار کو تھام لیا تھا۔ شہوار مصطفیٰ کے ساتھ لگ کر شدت سے روئی تھی۔ مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا تھا، بس اسے اپنے اندر کا غبار نکالنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہوگی، اور وہ رو رو کر تھک گئی تو مصطفیٰ سے الگ ہو کر وہ تکیے پر سر رکھ کر آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے خاموشی سے لیٹنے دیا تھا۔ وہ خود بھی ابھی اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد مہر النساء بیگم اور تابندہ بی کے ساتھ ڈاکٹر بھی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے شہوار کو چیک کیا تھا۔ شہوار محض خاموش رہی تھی، اس نے بس سر ہلایا تھا۔ مہر النساء بیگم اور تابندہ بی کو اس کی خاموشی سے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ مصطفیٰ باہر آیا تو مہر النساء بیگم بھی آ گئی تھی۔ شہوار اس قدر خاموش کیوں ہے؟ بات کیوں نہیں کر رہی؟ اتنے بڑے حادثے سے وہ گزری ہے، ایسے میں ایسی کیفیت ہو جانا بہت فطری سی بات ہے۔ آپ اسے فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ زخم ایسا ہے کہ ایک دم نڈھال نہیں ہونے والا، بہت وقت لگتا ہے۔ مصطفیٰ کا خود ضبط سے برا حال تھا۔ مہر النساء بیگم نے خاموشی اور افسردگی سے اسے دیکھا تھا اور اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گیا تو مہر النساء بیگم نے بہت افسردگی اور رنجیدگی سے دوبارہ کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ولید آج روٹین کے خلاف صبح جلد بیدار ہوا تھا۔ وہ تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو وہاں سبھی موجود تھے، باشمول انا وقار کے۔ انا کو دیکھ کر ولید کے تیور بدلے تھے، جبکہ باقی سب اچھی طرح تیار ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ کہاں کی تیاری ہے؟
जैसे ही वो नॉर्मल अंदाज में कुर्सी घसीट कर बैठा तो एहसन ने पूछा था, मैं जबरी छुट्टियों और बेड रेस्ट से तंग आ चुका हूँ, इसलिए आज से ही मैं ऑफिस जाऊंगा। कमाल बेनियाजी से उसने कहा था। जब सब ने घूरा था, अना वलीद के आ जाने से शदीद डिस्टर्ब हो गई थी। वो अखबार देख रही थी। वलीद के आने पर मुकम्मल तौर पर अखबार में सर दे दिया था। इतनी जल्दी क्या है, अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाओ तो फिर चले जाना, जिया साहिब ने कहा तो वलीद ने संजीदगी से बाप को देखा था। मैं तंग आ चुका हूँ, इससे ज्यादा फारिग घर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं जरूर ऑफिस जाऊंगा। कती अंदाज था। ओके, एज यू विश, लेकिन ड्राइवर साथ होगा, तुम खुद गाड़ी ड्राइव नहीं करोगे। वकार साहिब ने मुस्कुरा कर रजामंदी दे दी थी। वो मुस्कुराया था। एक अखबार पढ़ते अना चुकी। ओ नो, उसकी आवाज इस कदर बेइख्तियार थी कि सब ने उसे देखा था। क्या हुआ? उसके बाएं तरफ बैठी रोशी ने पूछा। अना ने अखबार चेहरे से हटाया था। वो कोई खबर पढ़ रही थी। झुंझू पढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर तशवीश की कैफियत पैदा होती जा रही थी। कोई खास खबर है क्या? रोशी ने फिर पूछा तो उसने बहुत दुख से उसे देखा और खामोशी से उसका मोबाइल उठाकर तेजी से वहां से चली गई थी। इसे क्या हुआ? सबूही बेगम ने हैरत से देखा था। रोशी ने खामोशी से अखबार थाम लिया। वही खबर पढ़ने लग गई थी जो कुछ पहले अना पढ़ रही थी। शहर के मशहूर बिजनेसमैन अब्दुल कयूम का बेटा अयाज अब्दुल कयूम गुज़श्ता रात पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। उसने बाआवाज़ बुलंद खबर पढ़ी थी। वलीद भी चौंका था। उसने तेजी से रोशी से अखबार ले लिया था। बाकी की जो तफसीलात थी उसको पढ़ते ही वलीद एकदम साकत हुआ था। रोशी उठकर अना के पीछे आई थी। वो तेजी से कोई नंबर मिला रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। मुस्तफ़ा भाई के नंबर पर कॉल कर लो, मेरे मोबाइल में वो सेव है, रोशी ने कहा तो उसने दोबारा नंबर डायल किया था और फिर कुछ देर बाद कॉल पिक कर ली गई थी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? दूसरी तरफ मुस्तफ़ा बहुत संजीदा था। मैंने अभी न्यूज़पेपर्स देखा है। आई कांट बिलीव इट, अयाज मर गया? और शहवार, वो ठीक है ना? हाँ, शहवार ठीक है। मुस्तफ़ा का अंदाज संजीदा था। कौन से हॉस्पिटल में है आप लोग? मैं अभी पहुंचती हूँ, उसने पूछा। जवाबन मुस्तफ़ा ने एड्रेस समझा दिया था। वो कॉल बंद करते ही कमरे की तरफ भागी थी। बैग और चादर लेकर वो बाहर आई तो वहाँ रोशी और सबूही भी जाने को तैयार थी। शायद वलीद भी मुस्तफ़ा से बात कर चुका था, सो अब सबको इल्म हो चुका था। वो चारों वलीद के हमराह ही हॉस्पिटल आई थी। वलीद बहुत खामोश था, जबकि अना गुमसुम मुस्तफ़ा से मिलकर सलाम दुआ करके कमरे की तरफ बढ़ी थी। तभी दीगर लोग कमरे से निकलती ताबिंदा बी को देखकर सबूही बेगम का पूरा वजूद हिल गया था। अफशाम भाभी, ना जाने कौन सी कुव्वत थी जो उसे भगा रही थी। वो ज़ीली सड़कों से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गई थी, लेकिन उसकी रफ्तार फिर भी कम न हुई थी। वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो लोग उसके ताकुब में हैं। वो उसे और आयशा को भी आग में धकेल देंगे। तभी अंधाधुंध भागते वो बहुत जोर से मुखालिफ सिमत से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गई थी। आयशा उसके बाजू से निकलकर कहीं दूर जा गिरी थी। वो सख्त पथरीली जमीन पर गिरते ही रोने लग गई थी, जबकि गाड़ी उसे कुचलकर तेजी से आगे जाकर बेइख्तियार रुकी थी। सिकंदर और बच्ची को लेकर वो नहर किनारे चले आए थे। वो 3 लोग थे। उन्होंने खींचकर गाड़ी से सिकंदर को निकाला था। सिकंदर का जिस्म बुरी तरह मजरूह था, जगह जगह जख्म थे, यूं जैसे बहुत बेदर्दी से मारा गया हो। वो बेहोश था। एक आदमी ने रोती बिलखती बच्ची को थाम रखा था। इन दोनों को मारकर नहर में फेंक दो, जल्दी करो, उनके एक साथी ने दूसरे से कहा था। ये तो पहले ही मरा हुआ है, इसको और क्या मारना है, ऐसे ही फेंक देते हैं, एक और साथी ने कहा था। बॉस से शामत बुलवानी है क्या जो ऐसे ही फेंक देते हैं, बच गया और मुसीबत होगी, दूसरे ने डांट कर पहले को कहा था। उसके कहने पर उस आदमी ने बेहोश सिकंदर को जमीन पर डाल दिया था और गोली उसके वजूद में उतार दी थी। बंदूक चलने की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी तो अंधेरे में जैसे एक शोर बुलंद हुआ था। कौन है इधर?
वहाँ कैंप में लेटे 2 वजूद एकदम डर गए थे। उन्होंने इतराफ में देखना चाहा, लेकिन तारीकी में कुछ सुझाई ना दिया था। अलबत्ता झाड़ियों में किसी चीज के हिलने का शोर बुलंद हुआ था। साथ ही दरख्तों के झुंड में हल्की सी रोशनी भी हुई थी। वो सब बुखला गए थे। जल्दी करो, इसको नहर में फेंको और भागो, कोई देख न ले। लगता है इधर कोई मौजूद है, एक चिल्लाया था। उन्होंने जल्दी से सिकंदर को उठाया और नहर में फेंक दिया था और बड़ी तेजी से जिस गाड़ी में आए थे बैठकर फौरन भाग गए थे। नन्ही बच्ची वही सड़क पर गिरी हलक फाड़ फाड़ कर रो रही थी। वो शायद अजलत में इसको नहर में फेंकना भूल गए थे और वही छोड़कर भाग गए थे। झाड़ियों में मौजूद वो दोनों आदमी एकदम निकलकर बाहर आए थे। उसने दूर कर रोती हुई बच्ची पर टॉर्च की रोशनी डाली थी। इर्द गिर्द अच्छी तरह देखने के बाद उसने बच्ची को उठा लिया था। मैंने इन आदमियों को एक वजूद नहर में फेंकते देखा है जिसने बच्ची को उठाया था। वो दूसरे आदमी से बोला था, कोई पुलिस केस ही बन न जाए। ना जाने कौन लोग थे और क्या करने आए थे। नहर में पानी इतना गहरा नहीं, मैं तैर सकता हूँ, आराम से देखता हूँ, क्या मसला है। तुम इस बच्ची को संभालो। बच्ची को दूसरे आदमी के हवाले करते अपनी कमीज उतार कर वो खुद नहर में कूद गया था। दूसरा आदमी दम साधे गहरी तारीकी में सिर्फ पानी का शोर सुन रहा था। कुछ देर बाद उसको अपने साथी की आवाज सुनाई दी थी। वो उसको किनारे पर बुला रहा था। वो जल्दी से बच्ची को उठाए आगे बढ़ा और किनारे की तरफ आया था। रोती हुई बच्ची को उसने एक तरफ जमीन पर बैठा दिया था और खुद अपने साथी की मदद करने लग गया था, जो नहर से एक मुर्दा वजूद को खींचकर बाहर निकाल रहा था। दोनों ने उसको बाहर निकालकर जमीन पर लटा दिया था। उसने इस वजूद की सांस चेक करना चाही तो हैरान हुआ। ये जिंदा है अभी, वो चिल्लाया था। हाँ, खून बहुत बह रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ना जाने कौन है, क्या दुश्मनी थी जो उसे मारकर यहाँ फेंक गए हैं। पहले वाला खौफजदा था। जो भी है, लेकिन अब तो इसको बचाना ही होगा, कोई केस ना बन जाए हम पर। अल्लाह मालिक है, गांव ले चलते हैं, मौलवी साहिब के पास, वही कुछ कर सकते हैं। दोनों आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे और फिर यह तय पाया कि दोनों उसे गांव ले जाते हैं। वो लोग जिस वक्त सिकंदर और बच्ची को लेकर मौलवी साहिब के पास पहुंचे, बहुत रात बीत चुकी थी। मौलवी साहिब सारी सूरत हाल देखकर परेशान हुए थे। वो हकीम थे और साथ इमाम मस्जिद भी। उन्होंने फौरन सिकंदर पर अपना हुनर आजमाना शुरू कर दिया था, जबकि बच्ची को घर के अंदरूनी हिस्से में भेज दिया था। अजनबी की हालत बहुत तशवीशनाक थी। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वो मायूस थे। सवारी का बंदोबस्त करो, इसको शहर ले जाना पड़ेगा। अगर जिंदगी हुई तो बच जाएगा, वरना अल्लाह की मर्जी। मैं बंदोबस्त करता हूँ। अड्डे तक तो टांगे का बंदोबस्त हो जाएगा, वहाँ से गाड़ी लेना होगी। वहाँ अड्डे पर साजिद मेहर होता है, उसकी अपनी ट्राली है, उससे कहते हैं वो शहर तक ले चलेगा। मौलवी साहिब ने कहा तो वो तीनों चलने को तैयार हो गए थे। वो लोग सिकंदर को टांगे पर अड्डे तक लाए थे। मौलवी साहिब ने साजिद से बात कर ली थी, वो मान गया था। फिर वहां से साजिद मेहर की ट्राली मिल गई थी। मौलवी साहिब किसी हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय अपने एक शागिर्द के पास ले आए थे। उसने सिकंदर को देखा और फिर एक क्लिनिक में ले आया था। क्लिनिक उसके दोस्त का था। वो बहुत राजदारी से सिकंदर का इलाज करने पर आमादा हो गया था। वहीं सिकंदर का इलाज शुरू हुआ और गोली निकालकर बाकी इलाज शुरू कर दिया गया था। शायद सिकंदर की जिंदगी बाकी थी, सो वो मौत के मुंह से निकल आया था, लेकिन बदकिस्मती से उसका बाजू और टांग टूट चुका था। मौलवी साहिब साथ आने वाले वो दोनों आदमी वापस चले गए थे। मौलवी साहिब खुद सिकंदर के पास रुके हुए थे। 3-4 दिन बाद सिकंदर को होश आया था, लेकिन अभी वो इस काबिल ना था कि अपने बारे में कुछ बता पाता। 3-4 दिन बाद सिकंदर को होश आया, लेकिन अभी वो इस काबिल ना था कि अपने बारे में कुछ बता पाता। सिकंदर का इलाज महीनों पर मबनी था। जैसे ही वो खतरे से बाहर हुआ तो मौलवी साहिब को भी उसकी जिंदगी की उम्मीद बंध गई थी। 2-3 दिन बाद सिकंदर ने अपने बारे में जो बताया, वो सुनकर मौलवी साहिब का दिल एकदम शदीद गम की लपेट में आया था। वो अपने शागिर्द को लेकर सिकंदर के बताए गए एड्रेस पर गए थे, लेकिन वहाँ जो दास्तान थी वो और भी ज्यादा
دل گداز تھی۔ سکندر کے گھر کو آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بیوی بچے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ مولوی صاحب خوف خدا کے سبب سکندر کی زندگی بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ وہ مزید مسائل میں نہیں الجھنا چاہتے تھے، سو پولیس تک اس معاملے کی رپورٹ نہیں کروائی تھی اور کچھ دن بعد سکندر کو واپس اپنے گاؤں لے آئے تھے۔ سکندر چلنے پھرنے اور کھانے پینے سے قاصر تھا۔ وہ ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں لگے رہتے تھے۔ ان کی بیٹی چند دن پہلے ہی بیوہ ہوئی تھی۔ سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ باپ کے گھر میں ہی عدت کے دن گزار رہی تھی۔ بیوی وفات پا چکی تھی۔ صرف ایک بیٹی ہی تھی جس کا ایک بیٹا تھا۔ رابعہ کو سریا نے بہت خوش دلی سے سنبھال لیا تھا۔ انہیں خوبصورت سی رابعہ بہت پسند آئی تھی۔ مولوی صاحب مسجد کی امامت اور بچوں کو پڑھانے کے علاوہ حکیمی بھی کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی اور مریض آتا رہتا تھا۔ سکندر کا بستر ان کے کمرے میں ہی لگا دیا گیا تھا۔ انہوں نے گاؤں والوں کو یہی بتایا تھا کہ وہ ان کا دور پرے کا بھتیجا ہے اور ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہے، جس کے سبب وہ اسے اپنے پاس لے آئے ہیں اور اب ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ مولوی صاحب نے سکندر کو قطعی نہیں بتایا تھا کہ اس کی فیملی پر کیا غضب ڈھایا جا چکا ہے۔ وہ ہر بار سکندر کے پوچھنے پر اسے تسلی دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سکندر اچھی طرح صحت یاب ہو جائے، اپنے پیروں پر چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو پھر اس کو بتائیں گے۔ وہ دونوں آدمی جنہوں نے سکندر کو بچایا تھا، وہ اکثر اس کی عیادت کو آتے رہتے تھے۔ مولوی صاحب کے بہت مخلص دوست تھے اور شہد کے بیوپاری تھے۔ وہ مختلف جگہوں پر شہد کے مصنوعی چھتے لگاتے تھے، شہد بنایا کرتے تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے زیادہ تر نہر کے کنارے جہاں درختوں کے جھنڈ ہوتے تھے ان کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ ان دنوں انہوں نے وہاں کیمپ لگا رکھا تھا اور وہی کیمپ میں ہی رات گزارا کرتے تھے تاکہ کوئی رات کی تاریکی میں وہاں موجود شہد کے چھتوں کو چرا کر نہ لے جائیں۔ اس رات بھی وہ اپنے کیمپ میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہاں گاڑی آ رکی تھی۔ انہوں نے کوئی توجہ نہ دی تھی کیونکہ وہ اڈا تھا۔ وہاں اکثر کوئی نہ کوئی گاڑی کسی نہ کسی مسافر کو اتارنے کے لیے رکتی تھی، لیکن وہ لوگ تب چونکے تھے جب گولی چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دونوں ٹارچ لے کر باہر نکلے تھے اور باہر جو دکھائی دیا وہ بڑا حیران کن تھا۔ وہ لوگ سکندر کو نہر میں ڈال کر رفو چکر ہو گئے تھے اور معصوم بچی کو وہیں سڑک پر ڈال گئے تھے، لیکن وہ دونوں خوف خدا کے سبب بچی اور اس سکندر کو ان کے حال پر نہ چھوڑ سکتے تھے۔ شاید سکندر کی زندگی ابھی باقی تھی سو وہ بچ گیا تھا، لیکن سکندر اپنے گھر والوں سے ملنے کو بے تاب تھا۔ اسی حالت میں بامشکل ایک ماہ گزرا تھا جب سکندر کے اصرار پر مولوی صاحب نے اسے بالکل سچ بتا دیا تھا، اور سچ سن کر سکندر ایک دم سکتے میں آ گیا تھا۔ اس کا پورا گھر اجڑ سے کبھی تنہا نہ ہونے دیتے تھے۔ وہ واپس شہر جانا چاہتا تھا، لیکن مولوی صاحب اسے روک لیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ سب کچھ بھول کر کچھ عرصے کے لیے اس واقعے کو فراموش کر دے، وہ ذہنی طور پر کچھ سنبھل جائے۔ دوسری طرف وہ ہمایوں کی طرف سے بھی خوف زدہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو علم ہو کہ سکندر اور اس کی بچی زندہ ہے۔ وہ ہر وقت سکندر کو سمجھاتے رہتے تھے اور شاید ان کے سمجھانے کا اثر تھا کہ سکندر کا رجحان دین کی طرف ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ مولوی صاحب کے ہی پاس سارا دن بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے اندر سے انتقام، نفرت اور ہر چیز کا احساس مٹ گیا تھا۔ کچھ وقت بیتا تھا اور پھر سکندر ایک دن گھر سے نکلا تھا۔ مولوی صاحب کو یہی لگا کہ وہ باہر کھیتوں کی طرف گیا ہوگا، لیکن دن دوپہر اور دوپہر رات میں بدل گئی تو مولوی صاحب کی تشویش بھرنے لگی۔ وہ ساری رات مولوی صاحب کی از حد پریشانی میں گزری تھی۔ اگلا دن گزرا تو وہ 2-3 دن لگاتار بیت گئے۔ سکندر واپس نہ لوٹا تھا۔ مولوی صاحب خود شہر گئے لیکن وہاں کوئی خبر نہ مل سکی۔ دن پر دن بیتتے چلے گئے اور پھر سکندر کی کوئی خبر نہ ملی۔ دن مہینوں اور مہینے سال میں بدل گئے اور سکندر لوٹ کر نہ آیا تھا۔ مولوی صاحب بیمار رہنے لگے تھے۔ بیوی بیٹی کا دکھ اور سکندر کی گمشدگی، وہ ہر وقت متفکر رہتے تھے۔ دوسری طرف سریا کے سسرال والے بیٹے کو مانگ رہے تھے۔ مولوی صاحب چاہتے تھے کہ سریا کی دوسری شادی کر دیں، لیکن سریا اس بات پر رضامند نہ تھی۔
سریا کے سسرال والوں کا اصرار بھرنے لگا تو سریا نے مولوی صاحب کو گاؤں چھوڑ کر شہر چلنے کا کہہ دیا۔ مولوی صاحب کی گاؤں میں بہت عزت تھی، لیکن بیٹی کی وجہ سے بھی مجبور تھے، اور پھر وہ ایک دن شہر منتقل ہو گئے تھے۔ یہ نئی آبادی تھی، جمع پونجی کچھ تھی نہیں، کرائے پر گھر لے کر رہ رہے تھے۔ سریا محلے کے بچوں کو قرآن اور ٹیوشن پڑھا دیا کرتی تھی اور سلائی کا کام کر لیا کرتی تھی۔ گزر بسر اچھی ہونے لگی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرتے جانا۔ رابعہ بڑی ہو گئی تھی۔ وہ سریا کو سہیل کی دیکھا دیکھی امی کہنے لگی تھی۔ شہر میں رہتے 1 سال گزرا تھا جب ان کے پاس مولوی صاحب کا ایک شاگرد گاؤں سے ایک خط لایا تھا۔ یہ خط کسی باہر کے ملک سے بھیجا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے وہ خط دیکھا تو وہ سکندر کی طرف سے تھا، لیکن خط بیرون ملک سے بھیجا گیا تھا۔ السلام علیکم مولوی صاحب، مجھے علم ہے آپ میری طرف سے بہت پریشان ہوں گے۔ میں نے جب گاؤں چھوڑا، اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف ہمایوں سے بدلہ لینے کا خیال تھا۔ میں شہر آیا اور یہاں ایک جاننے والے دوست کے پاس چلا آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میری کہانی سن کر اس نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا تھا۔ یہ شخص میرا کاروباری دوست تھا۔ اس کے پاس میری رقم واجب الادا تھی۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے بیوی بچوں اور گھر کو جلانے کے سلسلے میں پولیس میرے بارے میں بھی مشکوک ہے اور میری تلاش میں ہے۔ میرے دوست نے مجھے واپس گاؤں جانے اور نئی زندگی شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن میرا دل و دماغ کسی بھی چیز کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، سوائے اس کے کہ میں ہمایوں سے بدلہ لوں۔ میں نے ہمایوں کا پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ جن دنوں مجھے قتل کروایا گیا تھا اور میرے گھر کو آگ لگائی گئی تھی، اس سے تیسرے دن بعد ہمایوں اپنے خاندان سمیت باہر بھاگ گیا تھا۔ اب میرے پاس سوائے صبر کرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر کسی اور شہر چلا گیا تھا جہاں ہمارا کام چل نکلا۔ اب میرے پاس اتنی رقم تھی کہ میں باہر جا سکتا تھا اور امریکہ میں میری کچھ جائیداد بھی تھی۔ میں سکندر کے نام کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فیضان کے نام سے اپنے کاغذات تیار کروائے تھے اور پھر میں باہر آ گیا، لیکن میری بدقسمتی نے ابھی میرا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ میں جیسے ہی یہاں آیا، یہاں ایک اور کیس منتظر تھا۔ ضیاء اور وقار دونوں اپنی فیملیوں سمیت یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ یہاں کی پولیس کو مطلوب تھے۔ میری پراپرٹی میں ایک شاپ جس آدمی کے پاس تھی، اس سے وقار اور پھر ضیاء کا جھگڑا ہوا تھا۔ ضیاء سے گولی چلی تھی۔ وہ آدمی کچھ دن ہاسپٹل میں رہا تھا، لیکن پھر بعد میں کسی اور حادثے کے سبب مر گیا تھا۔ اس کی اولاد یہ کیس ضیاء اور وقار پر ڈال رہی تھی، اور جب میں واپس آ گیا تو پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ میری تمام پراپرٹی پر لوگوں کا قبضہ تھا۔ مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور مجھ پر وقار اور ضیاء کا ساتھی ہونے کے سبب کئی کیس ڈال دیے گئے تھے، اور میں دونوں ہاتھوں سے خالی تھا۔ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہاں کئی ماہ سے جیل میں بند رہا۔ یہاں کی پولیس میرے بارے میں کچھ بھی ثابت نہ کر سکی تھی، تو مجھے رہا کر دیا گیا۔ سکندر کے نام کی پراپرٹی پر فیضان کا کوئی حق نہ بنتا تھا۔ میرا یہ نیا نام مجھے جیل سے نکالنے کا سبب بنا، لیکن میری پراپرٹی میرے کسی کام نہ آ سکی۔ میں یہاں اب مزدوروں کی سی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں وقار اور ضیاء کی تلاش میں بھی لگا ہوا ہوں، لیکن کسی کا بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ میری بیٹی کا خاص خیال رکھیے گا۔ مجھے نہیں علم میں واپس آؤں گا بھی کہ نہیں، اس لیے آیا آپا سریا سے کہیے گا کہ اسے اپنی بیٹی بنا کر پرورش کرے۔ اگر زندگی نے مہلت دی اور یہاں سے واپس ممکن ہوا تو میں ایک دن ضرور لوٹ کر آؤں گا۔ میری زندگی میں آپ لوگوں اور اپنی بیٹی کے اب اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ میری بیٹی آپ کے پاس میری امانت ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ فقط فیضان علی۔ خط ایسا تھا کہ مولوی صاحب کئی دن تک غمزدہ رہے تھے۔ رابعہ کو سریا نے واقعی بیٹی کی طرح پالا تھا اور اف تک نہ کیا تھا۔ زندگی اپنے مزاج میں چلتی جا رہی تھی۔ فیضان نے اس کے بعد کوئی رابطہ نہ کیا تو مولوی صاحب نا امید ہوتے چلے گئے تھے۔ رابعہ کو سریا نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ رابعہ اسکول جانے لگ گئی تھی۔ رابعہ کی ولدیت کے متعلق ان کے پاس کوئی کاغذات نہ تھے۔ شروع میں تو وہ چھوٹے موٹے اسکول میں چلتی رہی تھی، لیکن جب وہ 3rd کلاس میں داخل ہوئی تو اسکول انتظامیہ نے والدہ کے شناختی کارڈ اور پیدائش
अंदराज फॉर्म तलब किया था। बसूरत दीगर इस अच्छे स्कूल में दाखिला मुमकिन ना था। मजबूरन सुरैया बेगम को सुहेल के वालिद साहिब के क्वाइफ जमा करवाना पड़े थे और जाली पैदाइश अंदराज फॉर्म बनवा कर इंतजामिया के हवाले करना पड़ा था। मौलवी साहिब बहुत दिन तक सुरैया के इस इकदाम पर खफा रहे थे और सुरैया मुख्तलिफ दलीलें देकर उनको आराम करती रही। राबिया ज़हीन लड़की है, स्कूल जाने लग गई थी। ये एरिया का एक अच्छा स्कूल था जिसमें सुहेल और राबिया दोनों जाते थे। वक्त तेजी से गुजरने लगा था। इस एक खत के बाद फिजान की तरफ से कोई इतला न आई थी। मौलवी साहिब मजीद ज़ाइफ और बीमार हो गए थे। सुहेल ने मैट्रिक कर लिया था और वो अब कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, जबकि राबिया 5वीं में थी। जब एक शाम बिल्कुल अचानक अपने साजो सामान समेत फिजान ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाज़ा मौलवी साहिब ने खोला था, लेकिन अपने सामने खड़े आदमी को देखकर चौंके थे। फिजान उनसे गले लग गया था। वो उलझे हुए थे, जैसे अजनबी को पहचान ना पाए हों। तुम कौन हो बेटा? मैं सिकंदर हूँ, मौलवी साहिब। फिजान अली। और मौलवी साहिब ने बगौर देखा। वो वाकई फिजान था। उसने चेहरे पर दाढ़ी रख ली थी। कद काठ और सेहत के एतबार से भी काफ़ी अच्छा हो गया था। उन्होंने बेइख्तियार फिजान को गले लगा लिया था। फिजान ने बताया कि वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान आया था, एक जानने वाले के पास ठहरा हुआ था और फिर आज सुबह वो गांव गया था तो वहाँ से इल्म हुआ कि आप लोग कई सालों से यहाँ शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। गांव वालों से ही यहाँ का एड्रेस लिया और उनको ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। फिजान सुहेल से मिला था। वो जब गया था वो 9-10 साल का बच्चा था और अब जवान था। फिजान पहचानो तो ये कौन है? सुरैया एक शर्माती झिझकती बच्ची को हाथ से थामे उसके सामने आई तो फिजान ने चौंक कर बच्ची को देखा। बच्ची लाला रुख जैसी नहीं थी, लेकिन उसके नक्शो निगार में लाला रुख की झलक जरूर थी। राबिया? फिजान बेइख्तियार राबिया की तरफ बढ़ा था। उसे बाजुओं में लेकर बहुत मोहब्बत से पेशानी चूम ली थी। अरसे बाद किसी अपने के लम्स ने छुआ तो फिजान की आंखों में नमी आती चली गई थी और फिर फिजान ने इस नमी को बहने दिया था। राबिया इस गर्म जोशी पर खौफजदा हो गई थी। वो रात बड़ी अजीब सी थी। फिजान बाहर गुजरे दिनों का अहवाल सुनाता रहा और ये लोग यहाँ गुजरे दिनों का। 2 दिन गुजरे तो फिजान ने इजाज़त चाही थी। मैं राबिया को लेने आया था, अब जाना चाहूँगा। कहाँ? मौलवी साहिब हैरान हुए थे। मैंने अपनी दोस्त को एक किराए के घर का बंदोबस्त करने का कहा है। मेरे पास कुछ रकम है, फिर अपना घर लूँगा। लेकिन राबिया कहीं भी नहीं जाएगी। सुरैया एकदम अंदर आई थी। मौलवी साहिब और फिजान दोनों ने चौंक कर उसे देखा था। मैंने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला है। वो बच्ची मुझे अपनी माँ समझती है। वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मैं आप दोनों पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता। बोझ तो तुम तभी डालकर चले गए थे जब हमारा घर छोड़ा था। तुमने जहाँ जाना है बेशक जा सकते हो, लेकिन राबिया के बारे में कोई दावा नहीं करना। राबिया को जब तुम छोड़कर गए थे तो तब हमारे पास उसके मुतल्लिक कोई सबूत ना था। फिर मुझे उसे अपनी बेटी जाहिर करने मुआशरे में एक मुकाम दिलाना पड़ा था। सुरैया ने कहा तो फिजान ने चौंक कर मौलवी साहिब को देखा। उन्होंने आहिस्तगी से सारी बात समझाई तो फिजान उलझा। ये कैसे मुमकिन है? वो मेरी बेटी है। तुम जिस तरह अपनी बच्ची से गाफिल रहे, कभी पलट कर पूछा तक ना, सवाए इस खत के। हम कैसे यकीन कर लेते कि तुम पलट कर आओगे? और फर्ज करो तुम पलट कर ना आते तो सोचो इस मुआशरे में इस बच्ची का क्या मुकाम होता। लोग उसको किस नाम से पुकारते। मैं मजबूर थी। मैंने जो भी कहा राबिया के मुस्तकबिल के लिए किया था। फिजान का सर झुक गया था। आपको बताया तो है मैंने जेल से निकलकर कैसी मुशक्कत भरी जिंदगी गुजारी थी। मैं वहाँ की पुलिस के कागजात में था, वापस भी नहीं आ सकता था। बहुत टफ वक्त गुजरा है। मैंने कितना पैसा जमा किया, तब कहीं जाकर ये केस ख़त्म हुआ और फिर मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था, सो मुझे वहाँ कुछ अरसा रुकना पड़ा। तब जाकर मैं इस काबिल हुआ कि मैं वापस लौट सकूं। फिजान का अंदाज शिकस्ता था। मौलवी साहिब ने कंधे पर हाथ रखते ढारस दी। जो भी, लेकिन राबिया यहाँ से नहीं जाएगी। सुरैया का अंदाज अटल था। मजबूरन फिजान को चंद दिन के लिए अकेले ही जाना पड़ा था। कुछ दिन के बाद वो फिर लौटा तो सुरैया का वही जवाब था।
ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، لیکن میری بھی ایک شرط ہوگی پھر۔ سریا نے فیضان کو دیکھا تھا۔ میں نے ایک گھر لیا ہے، آپ لوگوں کو یہ گھر چھوڑ کر وہاں جانا ہوگا، میرے ساتھ اس طرح میں بھی اس گھر میں رہا کروں گا۔ گھر کی 2 منزلیں ہیں، ایک حصے پر آپ لوگ رہائش اختیار کر لیں اور ایک پر میں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے بیٹا؟ مولوی صاحب نے کہا تو فیضان نے سریا اپا کو دیکھا، وہ ششو پنج میں تھی۔ یا تو رابعہ کو میرے ساتھ دو ورنہ یہ سب میرے ساتھ چلیں، میں کل آؤں گا پھر، فیضان کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ ساری رات سریا اور مولوی صاحب سوچتے رہے تھے اور پھر اگلے دن ان کو فیضان کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ فیضان اوپر والے حصے میں رہتا تھا، نیچے یہ لوگ ہوتے تھے۔ فیضان نے یہاں ٹیوشن کا سلسلہ شروع کر لیا تھا۔ بیٹھک کا کمرہ مولوی صاحب کے لیے مخصوص تھا۔ فیضان اور اس کے اسٹوڈنٹ بھی وہاں بیٹھ جاتے تو مولوی صاحب سارا دن رونق میں لگے رہتے۔ اس کے بعد مولوی صاحب صرف 1 سال جیے تھے اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور گھر کی اوور آل ذمہ داری فیضان پر آ پڑی تھی اور فیضان نے پوری جان فشانی کے ساتھ ان کو نبھایا بھی۔ سہیل کی تعلیم کے بعد اس کے لیے باہر جانے کا بندوبست کیا۔ وہ واپس آیا تو اس کی شادی کی، وہ پھر باہر چلا گیا۔ رابعہ کے تمام تعلیمی اخراجات اور گھر کے اخراجات خود اٹھا کر رکھے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سریا بیگم کے سسرالی رشتہ داروں نے بھی ان کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ اب ان سے روابط میں رہتے تھے، لیکن سریا بیگم کو ان سے ایسے زخم ملے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کسی سے روابطہ نہ بڑھا سکی تھی۔ سہیل کو شروع سے ہی علم تھا کہ رابعہ اس کی بہن نہیں ہے، لیکن رابعہ ابھی تک بے خبر تھی۔ لیکن فیضان صاحب اور سریا بیگم جانتے تھے کہ یہ بے خبری اب ختم کرنا پڑ جانی تھی۔ جب سے ابوبکر سے نکاح کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ دونوں اسی ادھیر پن میں رہتے تھے کہ رابعہ کو کیسے بتائیں، لیکن ابوبکر سے نکاح کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ عباس کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ فیضان جانتے تھے کہ عباس کون ہے۔ ان کے لیے رابعہ کی عباس سے شادی کرنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن عباس کے خاندان میں شادی کرنا مسئلہ تھا۔ انہوں نے سریا اور سہیل کو بھی اپنی خاندانی حیثیت سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں تو اس رشتے کے حق میں تھے، لیکن فیضان چاہ کر بھی ان لوگوں سے ملنے کو خود کو آمادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جب بھی ان لوگوں کے بارے میں سوچتا تھا اس کو اپنی بے رنگ تلخیوں اور مصیبتوں سے بھری زندگی یاد آ جاتی تھی اور دل چاہتا تھا کہ وہ سب کو ریجیکٹ کر دے، لیکن اب جذباتیت کا دور نہ تھا۔ اب ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنے والا تھا۔ اب ان کی بیٹی کے مستقبل کا سوال تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو سوز و ضیاء ان کے حصے میں آیا ہے وہی ان کی بیٹی کا بھی مقدر بنے، سو وہ عباس کو ہاں کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن چاہ کر بھی عباس کے والدین سے ملنے پر خود آمادہ نہیں کر پائے تھے۔ گاڑی رکی تھی اور اس میں موجود لوگ فوراً نکلے تھے۔ مہرالنساء نے بھاگ کر روتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا۔ بچی کو چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن افشاں لہو لہان ہو چکی تھی۔ مائی گاڈ، اس کی حالت بہت خراب ہے، شاہ زیب صاحب نے افشاں کو دیکھ کر کہا تھا۔ صاحب میرا قصور نہیں، یہ عورت خود آگے آئی تھی۔ ڈرائیور ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ وقت ضائع مت کرو، اس کو فوراً ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ بابا صاحب بھی باہر آ چکے تھے۔ افشاں کی حالت دیکھ کر انہوں نے کہا تھا اور پھر وہ سب اس کو ہاسپٹل لے آئے تھے۔ یہ لوگ شہر میں ایک تقریب میں مدعو تھے۔ رات کے اس پہر وہی تقریب اٹینڈ کر کے ہی وہ لوگ شہر والی کوٹھی کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مہرالنساء نے بچی کو سنبھال لیا تھا۔ افشاں کی حالت بڑی تشویشناک تھی، وہ ICU میں تھی۔ اگلے دن تک بھی افشاں کی حالت نہ سنبھل پائی تھی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم پوری کوشش کر رہی تھی۔ مہرالنساء اور بابا بچی کو لے کر کوٹھی چلے گئے تھے اور شاہ زیب صاحب ابھی بھی وہیں تھے۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ افشاں کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ بقول ڈاکٹرز کے اس کے دماغ پر شدید چوٹ لگی ہے جس سے وہ کومے میں بھی جا سکتی ہے یا پھر ایکسپائر بھی ہو سکتی ہے۔ افشاں کی باقی جسمانی توڑ پھوڑ کا علاج جاری تھا، لیکن ذہنی چوٹ ایسی تھی کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 1 ہفتہ اسی کشمکش میں گزر گیا تھا اور پھر ڈاکٹر نے مریضہ کو کومے میں چلے جانے کی خبر سنائی تو شاہ زیب صاحب سمیت پوری فیملی ہی پریشان ہو گئی تھی۔
शाहजेब साहिब ने पुलिस डिपार्टमेंट और हर जगह खबर नशर करवा दी थी। एक्सीडेंट की नोयत और उनका हुलिया दर्ज करवा दिया था। उम्मीद थी कि शायद कोई वर्षा में से राब्ता करे, लेकिन जो जो दिन गुजर रहे थे कोई भी राब्ता नहीं कर रहा था। अफशां कोमे में थी और नन्ही आयशा मेहरुन्निसा की गोद में थी। आयशा सबा की हम उम्र थी। मेहरुन्निसा को आयशा को संभालने में कोई मसला ना हुआ था। घर में मुलाजमों की बहुतात थी। दो आयाएं थी। बच्ची का खास ख्याल रखा जा रहा था। महीने बाद अफशां को होश आया, लेकिन वो बोलने से कासिर थी। उसके अलावा उसकी जिस्मानी चोटें ऐसी थी कि वो अपने सहारे चल फिर ना सकती थी। ये लोग उससे उसका नाम पता, कौन है, कहाँ से है पूछते तो वो टुकर टुकर सबको देखते जाती। शाहजेब साहिब और बाबा साहिब उसके इलाज के लिए कोई कमी नहीं आने दे रहे थे। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती तो व्हील चेयर पर बैठाकर वो लोग उसे अपनी कोठी में ले आए थे। मेहरुन्निसा वैसे तो हवेली में रहती थी, लेकिन अफशां की वजह से उन्हें मजबूरन कोठी में रहना पड़ रहा था। शाहजेब साहिब की किसी और डिस्ट्रिक्ट में जॉब थी। वो एक्सीडेंट के एक हफ्ते बाद ही चले गए थे। अफशां का ख्याल मेहरुन्निसा खुद रख रही थी। इसके अलावा डॉक्टर और नर्स का इंतजाम भी था। अफशां का हाल ये था कि वो किसी से भी बात नहीं करती थी। जहाँ बैठाया जाता वो गुमसुम बैठी रहती थी, जबकि डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक अफशां में सुनने और बोलने की सलाहियत अभी भी काम कर रही है, लेकिन कोमे के सबब वक्त के साथ साथ वो फिर से बोलने लगेगी। अफशां की फिजिशियन रोजाना आकर उसकी फिजियोथेरापी करवाती थी, लेकिन मजीद एक माह गुजरने के बाद भी उसकी हालत जूं की तूं थी। अलबत्ता फिजिकली में इसमें काफ़ी बेहतरी आई थी। मेहरुन्निसा बहुत दिन तक हवेली के मामला से दूर नहीं रह सकी थी, सो वो अफशां और आयशा समेत हवेली आ गई थी। शाहजेब साहिब ने खुसूसी तौर पर डॉक्टर, नर्स और दीगर माहिरीन का बंदोबस्त करवा दिया था। हवेली में भी अफशां का इलाज जारी था। वो अब फिजिकली बिल्कुल फिट थी, लेकिन किसी से बातचीत फिर भी नहीं करती थी। एक दो बार शहर से ले जाकर उसके टेस्ट भी करवाए जा चुके थे। उसको अब कोई मसला ना था। मेहरुन्निसा ने नोट किया कि अब कुछ दिन से अफशां अक्सर बैठे बिठाए रोने लगती है, और फिर एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई थी। अफशां बाबा साहिब को देखकर चीखने चिल्लाने लगी थी। बाबा साहिब भी परेशान हो गए थे। बड़ी मुश्किल से मुलाजमीन ने अफशां को कंट्रोल किया था। मेरा ख्याल इस बार इसको कोई जहनी मसला है, एक दफा इसको ले जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। बाबा का अंदाज बड़ा पुरसोच था। हाँ, मैंने भी शाहजेब साहिब से बात की है। वो कह रहे थे कि कल इसको लेकर शहर आ जाऊं। बाबा साहिब ने सर हिला दिया था। अगले दिन वो शहर चले गए थे। एक बार फिर अफशां के सब टेस्ट हुए थे। डॉक्टर्स के बकौल ये परेशानी की बात नहीं है। वो अपने शऊर में वापस आ रही है और माजी को याद कर रही है। जल्द ही वो बोलने की कोशिश भी करेगी। मेहरुन्निसा रिपोर्ट सुनकर खुश हुई थी। वो उसे लेकर कोठी में आ गई थी। उनको अगले दिन वापस हवेली जाना था। मेहरुन्निसा ने नोट किया था कि अफशां को फूल बहुत पसंद थे। हवेली में भी वो ज्यादातर बागीचे में बैठी रहती थी। वो उसे बागीचे में ले आई थी। अफशां एक तरफ संगी बेंच पर बैठ गई थी। मेहरुन्निसा की कॉल आ गई थी। वो सुनने चली गई थी। उसके बाद वो कमरे में चली गई थी। उनके जहन से बिल्कुल निकल गया था कि वो अफशां को लॉन में छोड़ कर गई हैं। मगरिब से पहले वो कमरे से निकली तो मुलाजमिन से अफशां के बारे में पूछा, तो मुलाजमिन ने लाइल्मी का इजहार किया था। वो परेशान हो गई थी। कुछ देर में ही सारा घर छान मारा था। ना जाने अफशां कहाँ चली गई थी। चौकीदार ने बताया कि वो जोहर की नमाज पढ़ने अपने क्वार्टर में गया था। वापस आया तो जिली गेट खुला हुआ था। वो समझा कि शायद कोई बाहर गया है। उसने बंद कर दिया था। चौकीदार की बात सुनकर मेहरुन्निसा मजीद परेशान हो गई थी। अब तो इस बात में कोई शक न था कि अफशां घर से निकल गई है। उन्होंने शाहजेब साहिब को कॉल की थी। रात तक वो भी पहुंच गए थे। फिर उन्होंने हर जगह पता करवा लिया था। कहीं भी अफशां की खबर ना मिल पाई थी। आयशा उनके पास थी। वो रात इन लोगों पर बहुत भारी गुजरी थी।